वह दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े चैबोल समूह की बेटी है, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसका पति, जो तलाक के लिए अर्जी देने वाला था, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बल्कि उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब हेयर ने उल्लेख किया कि प्राचीन समय में दफनाने का एक तरीका था, तो जियान्यू ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मरने की जरूरत नहीं है। दिन की शुरुआत में हेयन को अस्पताल से एक कॉल आया, जिसमें जियान्यू को चेकअप के लिए उसके साथ जाने के लिए कहा गया था। उस समय जियान्यू गुस्से में थी और उसने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाए या क्या करे, जब तक वह हेयन के साथ नहीं है। हेयन के सिर में ट्यूमर है। पहले उसे कभी-कभी सिरदर्द होता था और बाद में वह अक्सर भूल जाती थी कि वह क्या कर रही थी या यहाँ कब आई थी। उसने जियान्यू की नियुक्ति का भुगतान करने के लिए एक दिन पहले अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन वह पूरी तरह से भूल गई थी। जब सहायक ने उसे याद दिलाया और दौड़कर आया, तो जियान्यू पहले ही जा चुकी थी। हालत बहुत गंभीर है। मस्तिष्क की नसों के बीच, विशेष रूप से अमृत में, ब्रेन ट्यूमर की कोशिकाएं कोहरे की तरह फैलती हैं। यही वजह है कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। यह बीमारी बहुत दुर्लभ है और इसे देश का पहला मामला कहा जा सकता है। इसका इलाज दवाओं या सर्जरी से नहीं किया जा सकता। वर्तमान में कोई सिद्ध विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति नहीं है। हेयन जैसी अमीर लड़की भी केवल मौत का इंतजार कर सकती है। हेयन ने अपने जीवन में कभी शाकाहारी भोजन या जंक फूड नहीं खाया है, न ही उसने कार्बोनेटेड पेय पिया है। वह अपने आहार पर सख्ती से नियंत्रण रखती है। वह हर सुबह ध्यान करती है और रात में योग करती है। वह जन्म से ही सावधानी से रहती है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसे यह दुर्लभ बीमारी कैसे हुई। इसका कोई मतलब नहीं है। जियान्यू भी परीक्षण के परिणामों से हैरान थी और यहाँ तक कि चिंतित भी थी कि वह रात को सो नहीं पाती। कोई आश्चर्य नहीं, वह दिन में लगभग उठ नहीं पाती थी। जब उसने सोचा कि वह जल्द ही मुक्त हो जाएगी, तो वह खुशी से गुनगुना उठी। उसे कल की उदास भावना को दिखाने के लिए चेहरे के भावों को नियंत्रित करने पर निर्भर रहना पड़ा। उसके मुंह के कोनों को दबाने में बहुत मेहनत लगी, जिसे दबाना एके से भी कठिन था। हेयन हमेशा समय पर आती थी, लेकिन वह आज सुबह बिस्तर पर ही रही। जियान्यू ने धीरे से उसकी आस्तीन मोड़ी और उसे स्वाभाविक रूप से गिरते हुए देखा। मरी हुई? बिल्कुल नहीं। जियान्यू उसकी सांसों को सुनने के लिए झुका और जब उसने देखा कि हेयर ने अपनी आंखें खोली हैं, तो उसे नहीं पता था कि इसे कैसे समाप्त किया जाए, इसलिए उसने बस उसे चूमा। हालांकि जब वे एक साथ अनुवर्ती यात्रा के लिए अस्पताल गए, तो हेयर ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि इस मामले को सभी से गुप्त रखा जाना चाहिए। हांग परिवार में प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि हेयन की तबीयत खराब है, तो वे निश्चित रूप से हेयन की संपत्ति के लिए लड़ेंगे। इस परिवार में उसकी स्थिति सीधे समाप्त होने के बराबर है। मेरे छोटे भाई ज्यूजे को मेरे दादा ने सुबह सुबह बुलाया था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मेरे दादा से पहले दावा किया था कि न्यूयॉर्क कॉफी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए सहयोग निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन अप्रत्याशित घटना के कारण व्यवसाय विफल हो गया। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि यह उसके दादा थे, न कि नर्क के राजा, और उसे अपनी गलतियों को उदारता से स्वीकार करना चाहिए। जियूझे ने अभी-अभी चेयरमैन होंग से मुलाकात की और सम्मानपूर्वक अपनी स्थिति व्यक्त की, लेकिन चेयरमैन यह कहना चाहते थे कि जियूझे की कंपनी ने 8 बिलियन अधिक कर चुकाए हैं,
और वित्तीय निदेशक उनकी पत्नी के चचेरे भाई थे। अगर जियानियों की कानूनी टीम ने समय रहते इसका पता नहीं लगाया होता तो पैसा बर्बाद हो जाता। अब जब चेयरमैन को पता चल गया है कि कॉफी का कारोबार विफल हो गया है, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और जियूझे को हेयर्न के पैर की अंगुली के बराबर भी अच्छा नहीं होने के लिए डांटा। उसे लगभग दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। जब उसकी मां मिलने आई तो सूचोल ने जियानियों को इतना सावधान और सतर्क रहने के लिए दोषी ठहराया। 8 बिलियन का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं थी। अनुवर्ती परिणाम पिछली बार जैसा ही था। हेन के पास केवल 3 महीने बचे थे। वह इसे और नहीं सुनना चाहता था और अस्पताल से चला गया। जब वह हॉल से गुजरा तो उसने एक महिला को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। क्या वह जीवन भर ऐसा ही रहेगा? उसकी मां कंपनी में दोष पूछने गई। हेन ने कहा कि हाल ही में कुछ बड़ा हुआ और उसके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। उसकी मां ने सूचेओल को पैनिक अटैक के लिए मजबूर करने के लिए जियानियों को दोषी ठहराया। उसने हेन से नहीं पूछा कि बड़ी बात क्या थी। वैसे भी वह बचपन से ही बहुत सक्षम था और बड़ी छोटी चीजों को खुद ही संभाल सकता था। हेन ने भी मन बना लिया था कि उसे बीमारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। उसका दोस्त तलाक के मुकदमे को संभालने में जियानियों की मदद करने के लिए दृढ़ था। वह इस दोस्ती के लिए अपने जीवन भर के भविष्य की पेशकश करने को तैयार था। जियानियों ने तलाक का विचार छोड़ दिया, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग थे कि समझाना असुविधाजनक था। उसने अपने दोस्त से विस्तार से बात करने के लिए पार्किंग स्थल पर जाने को कहा। दोनों सड़क पर अंडरकवर एजेंट की तरह थे। जियानियों कार की खिड़की से बाहर झुक गया और दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन लगभग गला घोंट दिया गया। जब उसके दोस्त को पता चला कि हेयर्न एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो वह उसके लिए खुश था। अगर जियानियों तलाक के लिए अर्जी देता तो उसे निश्चित रूप से घर से निकाल दिया जाता और वह कंगाल हो जाता। लेकिन अब यह अलग है। भले ही हेयर्न ने विवाहपूर्व समझौते पर हस्ताक्षर किए हों, लेकिन यह बेकार होगा। उसे बस सक्रिय रूप से मुकदमा करने की जरूरत है। जब तक हेयर्न ने इसे अपनी वसीयत में नहीं लिखा है, उसके दोस्त के शब्द वास्तव में सटीक हैं। हेयर्न की विवाहपूर्व वसीयत वास्तव में बहुत सख्त है। उसने एक तरकीब निकाली। वैसे भी अभी 3 महीने बाकी हैं। जब तक वह हेयर्न का पक्ष लेने और उसे वसीयत में बदलाव करने की पूरी कोशिश करता है, तब तक सब ठीक रहेगा। जियानियों गुस्से में था। क्या मैं बहुत यथार्थवादी व्यक्ति हूँ? हाँ, वह है। अगले दिन उसने फूल पकड़े और अपनी शिष्टता दिखाई और शादी की सालगिरह मनाने के नाम पर एक सरप्राइज तैयार करने के लिए एक रेस्तरां भी बुक किया। इतना सब होने के बाद हेयर्न को लगभग पता ही नहीं था कि यह कैसे करना है। घर पर खाने की मेज 12 लोगों के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह आमतौर पर कुछ मीटर की दूरी पर होती है। जियानियों ने हेयर्न के बगल में बैठने के लिए एक विशेष यात्रा की और उसके लिए व्यक्तिगत रूप से झींगा छीला और यहाँ तक कि इसे दिल के आकार में भी बनाया। परिवार के नौकरों ने सोचा कि दामाद को भूत लग गया है। समूह की बैठक के दौरान हेयर्न का गला पानी से भर गया और वह खांसने लगा। जियानियों ने सबसे पहले उसे सांत्वना दी और उसके आसपास के लोगों से एम्बुलेंस बुलाने को कहा। जियूझे ने समझदारी से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अपनी शैतान बहन के साथ रहना सब कुछ अच्छा अस्तित्व के लिए था। हेयर्न की सचिव अवाक थी। तुम दोनों झगड़ते क्यों नहीं रहते?